इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपीएल अपोलो ट्यूब्स के बारे में, जो कि आज के दिन 50 पॉइंट्स यानी कि 3.34% की मंदी के साथ क्लोज हो चुका है। इसके मार्केट कैप की बात करें तो 40,000 करोड़ का है और वैल्यूएशंस की बात करें तो 63 का पी रेशियो आप नोट कर सकते हैं, जो कि प्रीमियम पे है। मार्केट ने क्यों इसको प्रीमियम वैल्यूएशंस दे रखी है, इसकी बात आगे चल के करते हैं। तो इसने पिछले एक साल में 44% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जबकि 5 साल की बात करें तो 738%, यानी कि इन्वेस्टर्स का पैसा 8 गुना से भी ज़्यादा बना कर दिया है। लेकिन हाँ, कोविड में 41% का करेक्शन भी था और ऑल टाइम का चार्ट देखें तो 10,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स है। लेकिन हाँ, 2018 में 56% डाउन था अपने हाई से। तो स्टॉक का नेचर आपको पता होना चाहिए। तो एपीएल अपोलो स्टील प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का लीडर में से एक है। सो एस्ट्रल और प्रिंस जैसे पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरर्स जो है वो इसके कंपटीशन नहीं है, और ना ही जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील इनके कंपटीशन है, जो कि आयरन की माइनिंग करके फिर उनकी प्रोसेसिंग से स्टील बनाती है। बल्कि एपीएल अपोलो तो स्टील को मोल्ड करके उनके पाइप्स बनाती है। सो इन पे आयरन की प्राइस वॉलेटिलिटी का एज सच कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, जो कि इनके रिजल्ट्स में और उसी वजह से प्राइस पे देखने को मिल जाता है। इनके एप्लीकेशंस की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, कैनाल्स वगैरह में, सोलर प्लांट्स, ग्रीन हाउसेस और इंजीनियरिंग में होता है। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, जिसमें 4 प्राइमरी प्रोडक्ट्स है। अपोलो स्ट्रक्चरल, जिसमें से सबसे ज़्यादा 63% रेवेन्यू आता है। अपोलो जी में से 18%, जो कि नॉन कोरोसिव स्टील है। और अभी जो मर्ज हुआ वो अपोलो ट्राइकॉट में से 15% और अपोलो गैल्वेनाइज्ड में से छोटा सा 4% का रेवेन्यू आता है। और इनकी एप्लीकेशंस की बात करें तो बिल्डिंग्स, वेयर हाउसेस, ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स और इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। इसकी नेट सेल्स की बात करें तो 2015 के 3,000 करोड़ से अभी 17,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, वो भी एक अच्छी खासी कंसिस्टेंसी के साथ। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी सेम ही हाल है, 63 करोड़ से 715 करोड़ तक पहुंच चुका है, वो भी अच्छी खासी कंसिस्टेंसी के साथ। तो ये वाली चीज़ें जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील्स में कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आज स्टॉक में गिरावट क्यों हुई उसको ध्यान से देखिएगा। तो 4,554 करोड़ के रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशंस थी और 196 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल कर आना चाहिए था। सो एक्चुअल रिजल्ट्स दोस्तों आपके सामने हैं। तो 4,554 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस के सामने 4,545 करोड़ की सेल्स निकल कर आई है, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर की तुलना में 32% अप है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 196 के सामने 194 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है, जो कि वाई ऑन वाई बेसिस पे तो 60% अप है, लेकिन पिछले क्वार्टर की तुलना में थोड़ा सा कम निकल कर आया है। सो फाइनली टेक्निकल चार्ट्स पे नज़र डालें तो दोस्तों, कोविड के बाद से एक काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद 30 और 25% के करेक्शंस दिए थे। और रिसेंट जो करेक्शन था वो 21% था, जो कि इन दोनों की तुलना में थोड़ा सा कम था। तो ये है डेली चार्ट, जिसमें कि आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। तो दोस्तों, आपने अगर नोट किया हो तो रिजल्ट्स इतने भी बुरे नहीं थे, इनफैक्ट अच्छे ही थे। तो स्टॉक 3 से 3.25% गिरा क्यों? तो टेक्निकल्स के हिसाब से तो स्टॉक था ऑल टाइम हाई के आसपास, और हमने जो शीट दिखाई उसके हिसाब से सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है नंबर्स के मामले में। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी ऑल टाइम हाई के आसपास तो कोई भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, लेकिन जब 1300 के लेवल्स पर आएगा तो 19% डाउन होगा ऑल टाइम हाई से, जो कि 1600 रुपीज़ का था। और उसके बाद में हर 50 रुपीज़ की गैप में, यानी कि 1250 और 1200 पे, तो यहाँ पे और यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था, और अभी उन्हीं लेवल्स पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। तो इन लेवल्स पर आप ध्यान दे सकते हैं। और ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो तो 1600 के ऊपर अगर हाई वॉल्यूम के साथ जाएगा तभी ध्यान देंगे।
नेक्स्ट अपडेट दोस्तों आई है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि IEX के बारे में, जो कि 0.12% की छोटी सी गिरावट के साथ क्लोज हो चुका है। और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 11,000 करोड़ का और PE रेशियो 36 का आप नोट कर सकते हैं। इसके नेचर का अगर आपको दिखाऊं तो दोस्तों कोविड के बाद एक्सेप्शनल तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन हाँ उससे पहले के 2.5 साल में कोई भी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बनाकर नहीं दिए थे और अभी भी ऊपर से बहुत डाउन है। तो ये आज के दिन की लेटेस्ट न्यूज़ है कि दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने इस मंथ में पिछले साल की तुलना में 19% की ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में ग्रोथ दिखाई है और 8522 मिलियन का यूनिट ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि इंडियन एनर्जी मार्केट की डिमांड्स को दिखाता है। इसकी नेट सेल्स में और नेट प्रॉफिट में पहले तो ग्रोथ थी, लेकिन अभी के नंबर्स को देखने जाए तो थोड़ा सा फ्लैट हो चुका है, जो कि पिछले 10 क्वार्टर्स में आप देख सकते हैं कि रेंज बाउंड हो चुका है। तो दोस्तों कोल के तगड़े प्रोडक्शन और कोल की प्राइस में गिरावट की वजह से सप्लाई साइड में कोई भी दिक्कत नहीं थी और मैनेजमेंट की अगर माने तो हायर लिक्विडिटी आगे भी जारी रह सकती है। तो इस मंथ के डेटा से हम आने वाले क्वार्टर की प्रॉफिट की ग्रोथ का अनुमान लगा सकते हैं। तो टर्म अहेड मार्केट ये जो सेगमेंट है उसमें 136% की ग्रोथ देखने को मिली है और जबकि ग्रीन डे अहेड और ग्रीन टर्म अहेड में 275 मिलियन यूनिट का वॉल्यूम जुलाई में नोट किया गया है। तो RTM यानी कि रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में अगेन 19% की ग्रोथ देखने को मिली है और ये RTM क्या करता है कि पावर की डिमांड और सप्लाई को रियल टाइम बेसिस पर बैलेंस करने में मदद करता है, बिल्कुल हमारे चैनल की तरह, रियल टाइम न्यूज़। लेकिन हाँ, जिस दिन मार्केट कपलिंग की न्यूज़ आई थी उस दिन 15% स्टॉक क्रैश हो गया था, जिसमें कि IEX लीडर है और पावर ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स आते हैं, उसका मोट छीन लिया जाएगा। और IEX की मोनोपोली की वजह से वो जो प्राइस में लिक्विडिटी दे पा रहा था वो अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मार्केट कपलिंग से क्या होगा कि अब तक जो IEX डिसाइड करता हुआ आ रहा था वो एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी डिसाइड करेगी, जिससे कि IEX पर तगड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से ऑल टाइम हाई से 126 के लेवल पर 60% डाउन होने के बावजूद स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन हाँ, जब तक लगातार इम्प्रूविंग नंबर्स नहीं आते हैं तब तक ये रिस्की बैट ही रहेगा और अगले कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स को क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। और वैसे भी छोटी कंपनीज़ में छोटा निवेश ही होता है और IEX की मोनोपोली तो वैसे भी गवर्नमेंट की दी हुई थी, जो कि अब रिसेंट न्यूज़ के चलते छीन भी ली जा सकती है। तो 2 से 3% का छोटा सा निवेश किया जा सकता है। अगर किसी को कॉन्ट्राबेट लेनी हो तो अभी निवेश करेगा, वरना सेफ्टी तो 150 से 165 के लेवल्स पर सेटल होने देने में ही होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अल्काइल अमाइंस के नंबर्स को, जो कि ओपन मार्केट में ही आ गए थे, जिसके बाद एक बड़ी सी गिरावट देखने को मिली और बाद में थोड़ा सा सेटल हो गया था और ऑल एंड ऑल 1.76% की मंदी के साथ क्लोज हो चुका है। इसके मार्केट कैप की बात करें तो 12,000 करोड़ का और वैल्यूएशंस की बात करें तो 53 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो आप नोट कर सकते हैं, जो कि पिछले 1 साल में 22% डाउन है, जबकि पिछले 5 सालों में 800% यानी कि 9 गुना से भी ज़्यादा पैसे बनाकर दिए हैं। तो नेट सेल्स में तो अच्छी ग्रोथ है, मगर रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद में इसके नंबर्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नंबर्स जो है वो डाउन जा रहे हैं, जो कि क्वार्टरली नंबर्स में भी आप क्लियरली देख सकते हैं। तो एक्चुअल रिजल्ट्स देखने से पहले एक्सपेक्टेशंस का डेटा देख लेते हैं। तो 411 करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आना चाहिए और 52 करोड़ का नेट प्रॉफिट आना चाहिए। तो दोस्तों एक्चुअल नंबर्स आपके सामने हैं। तो 411 के सामने 410 करोड़ की सेल्स निकल कर आई है, जो कि YoY बेसिस पर 13% डाउन है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 52 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस के सामने 49.8 करोड़ का मुनाफा निकल कर आया है, जो कि YoY बेसिस पर 39% डाउन है।
तो सेल्स में 13% और नेट प्रॉफिट में 39 क्यों? तो ये प्रॉफिट ज़्यादा गिरने का रीज़न सिंपल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 36% की गिरावट होना। लेकिन हाँ, पॉजिटिव्स देखें तो एक ही है कि क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो दोस्तों इस स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि जब EPS की बिल्डिंग्स बढ़ती जा रही थी और प्राइस भी बढ़ती जा रही थी तो कोई अच्छा मौका नहीं था। लेकिन अभी नंबर्स तो फ्लैट है, लेकिन जब भी नंबर्स में इम्प्रूवमेंट आएगा और जब भी PE रेशियो जो कि अभी 53 का है वो 5 साल के मीडियन यानी कि 40 के करीब आएगा, तब एक अच्छा मौका माना जाएगा। और टेक्निकल्स पे बात करें तो कोविड के बाद में एक काफ़ी तगड़ा रनअप देखने को मिला था, लेकिन अभी स्टॉक ऊपर से 50% डाउन है, ये 2380 के लेवल्स पर। तो ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप्स जब रिटर्न्स देने पे आते हैं तो बहुत ही बड़ा पैसा बनता है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो इनमें अच्छा करेक्शन हो जाने के बावजूद ही बिना डरे निवेश करें। हाँ, हो सकता है कि अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स में पैसा ना बने, क्योंकि सारी की सारी केमिकल कंपनीज जो है उनमें एक्सपोर्ट में अभी दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर आपका नज़रिया एक्चुअल में लॉन्ग टर्म का है तो 3 से 5 सालों में अच्छे खासे रिटर्न्स बन ही जाते हैं। और अभी का जो लेवल है उधर से अगर ऑल टाइम हाई भी जाएगा तो पैसा दुगना हो जाएगा। कोई भी बाय सेल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ध्यान बिल्कुल दे सकते हैं, और लेकिन हाँ छोटी छोटी मात्रा में। और पोजिशनल ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडर्स जो है वो 2601 और 2800 के लेवल्स पर ध्यान देंगे, क्योंकि जब भी अच्छे नंबर्स आएंगे ना तो उससे पहले ही स्टॉक ऊपर की तरफ निकल जाएगा और पोजिशनल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों को ही एक अच्छा मौका देगा और तगड़े पैसे बनाकर देगा। तो इससे पहले दोस्तों ज़ोमैटो और ईज़ माई ट्रिप और VBL इन सब स्टॉक्स के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करा है, और ज़ोमैटो के मैनेजमेंट गाइडेंस को हमने डिस्कस करा था। उसके बाद स्टॉक 5% तक ऊपर गया था, जो कि सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ही मौके रहते हैं। और कैम्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली न्यूज़ और दीपक नाइट्राइट के नंबर को भी हमने डिस्कस करा है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। तो एक्चुअल में अगर आपको वीडियो पसंद आता है या तो इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत दिखती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग।